नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा राजनीति विज्ञान NCERT कोर्स का पहला लेसन चल रहा था शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार। उसका पहला लेक्चर हो चुका था। शीत युद्ध के बारे में अपन ने मोटा मोटा जानकारी देखी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं अगले टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला टॉपिक अपना क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। जो क्यूबा है एक छोटा देश है जो अमेरिका के बिल्कुल तट से लगा हुआ है, लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे है? सोवियत संघ से है। क्यूबा की दोस्ती किससे है? यहाँ पर सोवियत संघ से है। अब सोवियत संघ उसे कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता है, यानी कि सोवियत संघ उसको कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता है। कूटनीतिक से भी सहायता प्रदान करता है और वित्त से भी क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, सोवियत संघ के नेता निकिता खुसरेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करें, क्यूबा को सैनिक अड्डा बना लें, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। यानी कि अमेरिका को क्यूबा से अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। चलिए मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूं आपको। देखिए, ये इस जगह रहा अपना सोवियत संघ और ये क्यूबा रहा यहाँ पर। ये क्यूबा इस जगह है ना। देखिए इस जगह अमेरिका है, सोवियत संघ है। ये रहा सोवियत संघ अपना पूरा, यहाँ पर रहा अमेरिका और ये इस जगह रहा क्यूबा। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपना अमेरिका, उसके बिल्कुल जो तटीय इलाका है वहाँ से सटा हुआ देश है अपना एक छोटा सा द्वीपीय, वो है क्यूबा। ये रहा यहाँ पे क्यूबा। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता खुसरेव, वो क्या चाहते थे कि इस क्यूबा पर क्या करें, वो मिसाइल जमाना चाहते थे, वहाँ पर मिसाइल स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जो क्यूबा है उसकी दोस्ती सोवियत संघ से थी। अब सोवियत संघ वहाँ पर किसी प्रकार कोई क्रिया विधि करता है तो वो कर सकता है, क्योंकि उसकी दोस्ती है। उसका हिस्सा कौन है? क्यूबा है। उस पर अमेरिका अपना कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकता है। इन दोनों के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्यूबा दिख गया, बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल पास में है और देखा जाए तो सोवियत संघ से काफ़ी दूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्लियर हो गया ना कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की इस दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था और सोवियत संघ के नेता निकिता खुसरेव क्यूबा को अपने सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। क्योंकि अगर क्यूबा से मिसाइल दागी जाती है तो क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास में है, तो क्यूबा के माध्यम से अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चलिए कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। 1962 में क्या किया? सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्यूबा कहाँ पर है? अपने को पता है अमेरिका के निकट है। तो क्यूबा पर सोवियत संघ ने क्या किया? परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। लेकिन इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। हाथों हाथ इसकी खबर अमेरिका को नहीं चली। कब चली इसकी खबर? आप उसको पता, 3 हफ्ते बाद में इसकी खबर पता चली कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। किसको पता लगी? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को। ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए, और खबर तो लग गई, परंतु वो हिचकिचा रहे थे किसी से कि दोनों के बीच क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए। ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि शांति की शांति बनी रहे। ऐसा कौन चाह रहे थे? जॉन एफ कैनेडी।
जो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि युद्ध की स्थिति बन सकती थी। क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अब अमेरिका को ज़्यादा हानि को उठानी पड़ती क्योंकि सोवियत संघ तो वहाँ से काफ़ी दूर है। अगर अमेरिका कुछ भी करेगा तो किस पे करेगा, क्यूबा पे करेगा। और बदले में अगर सोवियत संघ मिसाइल दागेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, अमेरिका को होगा। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध छिड़ जाए, युद्ध की स्थिति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता खुसरेव वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी को लग रहा था कि जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं निकिता खुसरेव, वो वहां से अपनी मिसाइलें क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। आगे केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। केनेडी ने क्या आदेश दे दिया कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं उनको आगे कर दो। जंगी बेड़े मतलब जहाज जो हैं, जो युद्ध लड़ने वाले जहाज हैं, उनको समुद्र में क्या कर दो, क्यूबा आगे कर दो, और क्यूबा की तरफ जो सोवियत संघ के जहाज आएंगे उनको रोक दिया जाए। ठीक है, उसने क्या बोला केनेडी ने कि अमेरिका के जो जहाज हैं उनको यहाँ पर आगे कर दो, इस जगह क्यूबा के आगे कर दो, ताकि इधर से जो जहाज आएंगे उनको बीच में जो जहाज होंगे जंगी बेड़े, उनको बीच में क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसा आदेश किसने दिया, केनेडी ने दिया। अब देखिए, जो ही केनेडी ने आदेश दिया जंगी बेड़ों को आगे करने का, तो ऐसा समय आ गया कि ये लगने लगा कि युद्ध होकर रहेगा। दुनिया को लगने लगा डर, क्या लगा कि युद्ध तो होकर रहेगा, कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर युद्ध हो भी जाता ना तो वो आम युद्ध नहीं होता, मतलब जब दोनों महाशक्तियां लड़ती तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए उसको कह सकते हैं कि अगर युद्ध होता तो वो कोई आम युद्ध नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध टालने का फैसला ले लिया, यानी कि सोवियत संघ ने और अमेरिका ने युद्ध टालने का फैसला ले लिया, और दुनिया ने चैन की सांस ली। और दुनिया को फिर तब जाके चैन की सांस ली दुनिया ने, क्योंकि दुनिया को लगा कि चलो खतरा टल गया। अगर दोनों महाशक्तियां अगर लड़ती तो काफ़ी सारा नुकसान पूरे विश्व में होता। ये बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता था। यानी चरम बिंदु शीत युद्ध कहते हैं उसे, कि युद्ध की संभावनाएं बनी रहे, बस युद्ध होता ही नहीं है युद्ध। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो चरम बिंदु उसको कह सकते हैं, यानी कि ऐसे हालात बन गए थे कि अब युद्ध हो, परंतु युद्ध हुआ नहीं। और जब युद्ध नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। बस युद्ध की स्थिति होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय के नेता देखें तो क्यूबा में कौन थे, फिदेल कास्ट्रो थे। सोवियत संघ में कौन थे, निकिता खुसरेव थे। और अमेरिका में कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट हो गया। उसके बारे में आगे बात करते हैं अपन जापान पर परमाणु हमला। ठीक है, तो बात करते हैं अपन जापान पर परमाणु हमले की। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला किया। वैसे आपको सबको पता होगा इतिहास के बारे में कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से क्या किया था, हमला किया था। आपको तारीख याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सन याद रख लेना। वैसे तारीख क्या है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हमला किया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ये दोनों क्या है, जापान के शहर है जिन पर क्या किया, अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया। 6 अगस्त 1945 को कौन से शहर पर, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को कौन से शहर, नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। जो ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया, उसके बाद पूरे विश्व में जगह जगह अमेरिका की क्या हुई, आलोचना हुई। और आलोचकों ने क्या कहा, आलोचकों ने कहा कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय में परमाणु बम हमला उचित नहीं था। यानी कि दुनिया वालों ने क्या कहा, आलोचना करने वालों ने, कि जापान तो आत्मसमर्पण करने वाला था। अब जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय में क्या आवश्यकता थी अमेरिका को कि उस पर वो परमाणु बम से हमला करे, तो ये उचित नहीं था।
आगे देखिए, अब अमेरिका अपनी सफाई पेश करता है। तो अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिया। क्या बोला? अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है ना वो जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके। और आगे जो जनहानि होगी उसको क्या कर सकते हैं अपन? रोक सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। परंतु नॉनसेंस बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका ने जापान पर हमला किया और उससे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसने सिर्फ अपनी सफाई पेश करी कि ये हमला सिर्फ इसलिए किया ताकि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और जो जनहानि है ज़्यादा होगी उसको अपन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये अमेरिका ने सफाई में कहा। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को देखना है कि अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य क्या था। अमेरिका ने जो जापान पर हमला किया तो उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखिए। तो अमेरिका ने सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए ये हमला किया। और अमेरिका ने क्यों किया? कि सोवियत संघ जो है उसको अपनी वो ताकत दिखा सके कि देखिए मैं कितना ताकतवर हूँ, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगला टॉपिक आ रहा अपना अपरोध से क्या अभिप्राय है। अपरोध कहते हैं किसे? तो देखिए, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हों, जैसे कि अभी अपने को पता है कि अमेरिका है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है? सोवियत संघ है। तो दोनों ही क्या है? बहुत ताकतवर हैं। तो जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हों और एक दूसरे का बहुत नुकसान पहुंचा सकते हों और दोनों के पास काफ़ी अस्त्र शस्त्र हैं, अगर युद्ध होगा तो दोनों को ही काफ़ी सारा नुकसान होगा। ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में कोई सा भी पक्ष नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। उसी को क्या बोला गया है? अपरोध। क्लियर है बात यहाँ तक? कि जब दोनों पक्ष बहुत ज़्यादा ताकतवर हों और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हों, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। उसी को क्या कहते हैं अपन? अपरोध कहते हैं। आगे देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे। अमेरिका भी ताकतवर था, उधर सोवियत संघ भी क्या था? ताकतवर था। दोनों के पास काफ़ी अस्त्र शस्त्र थे और काफ़ी सेनाएं थी। तो दोनों ताकतवर थे, इस कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा और तीसरा विश्व युद्ध छूटने से बचा रहा। विश्व जो था वो पूरे तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। क्यों बचा रहा? क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, तो दोनों ने ही लड़ाई लड़ने की पहल आगे से नहीं करी। तो पूरा जो अपना पूरा विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद में देखें अपन तो अमेरिका ने कुछ संगठन बनाए हैं। जैसा है पहला संगठन आपने नाटो। नाटो के बारे में देखिए तो नाटो का पूरा नाम देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। अगर याद नहीं रहे अप्रैल कोई बात नहीं, आप 1949 बोल सकते हैं। ठीक है, अब नाटो के क्या उद्देश्य रहे हैं? नाटो में जितने भी देश थे सभी देश मिलजुल कर रहेंगे, ये पहला उद्देश्य था उनका कि जितने भी सदस्य देश हैं वो सब कैसे रहेंगे? मिलजुल के रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे देश की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अगर एक पर हमला होगा, अगर नाटो के सदस्यों में से किसी एक के ऊपर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। उसे किसके ऊपर मानेंगे? कि वो हमला हमारे स्वयं के ऊपर हुआ है और मिलकर इसका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। सब मिलजुल कर इस युद्ध का क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। ये नाटो के क्या थे? उद्देश्य थे। क्लियर बात है? पहला उद्देश्य क्या था? कि सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। दूसरा क्या है? कि एक दूसरे की मदद करेंगे। और तीसरा क्या है? कि अगर एक देश पर हमला होता है तो उस हमले को अपने ऊपर मानकर सब मिलजुल कर क्या करेंगे? उसका मुकाबला करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका अगर नाटो संगठन बनाता है तो उसमें सोवियत संघ पीछे क्यों रहने वाला है? नहीं रहेगा। सोवियत संघ भी क्या करता है? देखिए एक संगठन बनाता है सीटो।
तो सीटो के बारे में देख लीजिए। सीटो का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1954 में हो जाती है। 5 साल बाद में सीटो की स्थापना होती है। और इसका उद्देश्य क्या था? साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो देश हैं उनकी साम्यवादी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जो विस्तार वाली जो नीतियां हैं उनसे उनकी क्या करना? रक्षा करना। ये सीटो का उद्देश्य रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटो की बात करते हैं। तो सेंटो के बारे में देख लो। सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। इनके बारे में जैसे वैसे ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, परंतु फिर भी आप मोटा मोटा याद रख लें इनकी स्थापना वगैरह, उद्देश्य, इनका पूरा नाम और इनकी स्थापना याद रखें। तो सेंटो की स्थापना 1955 में होती है। इसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य है कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। जो साम्यवाद का प्रभाव था उसको रोकना, और जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ को जो था उसको मध्य पूर्व से दूर रखना। ये इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो भी सेंटो और सेंटो की स्थापना हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी? वो यहाँ पर इस वार्सा संधि के तहत हो गई थी। कब हुई थी? वार्सा संधि हुई थी। तो आपसे पूछा है कि सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी? तो सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? वार्सा संधि की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। कि अमेरिका ने नाटो बनाया तो हम भी सीटो और सेंटो बनाएंगे, हम क्यों पीछे रहने वाले हैं। तो ये वार्सा संधि के तहत हुआ था। आगे देखिए, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वो छोटे देशों से गठबंधन क्यों बनाती थी? अपन ने पहले क्वेश्चन देखा था कि छोटे देश जब महाशक्तियों में शामिल होते हैं तो उनको क्या क्या फायदा होता है, परंतु यहाँ देखिए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है? तो देखिए पहला तो है महत्वपूर्ण संसाधन। जिस छोटे देश की उनसे दोस्ती होगी तो वहाँ का पर अगर कोई महत्वपूर्ण संसाधन होगा तो उसका वो क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में भू क्षेत्र, जैसे कि अपन ने देखा था अभी क्यूबा मिसाइल हमले में कि सोवियत संघ ने क्यूबा की भूमि का इस्तेमाल करके वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। तो भू क्षेत्र का भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सैनिक ठिकाने बना सकते हैं, जहाँ जहाँ पर जिस देश का वर्चस्व होगा वहाँ पर वो सैनिक ठिकाने बना सकता है। जैसे कि अमेरिका का अफगानिस्तान में भी क्या है? एक सैनिक ठिकाना है, तो वो उसका सदस्य माना जाता है, मित्र माना जाता है इसलिए। फिर आर्थिक मदद, और छोटे देशों से आर्थिक मदद भी ले सकते हैं कौन? महाशक्तियाँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इस क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए? 1960 के दशक में मतलब 1960 से अपन 70 का बीच के मान सकते हैं। 1960 से लेकर 70 के बीच का जो दशक है उसमें दोनों महाशक्तियों ने किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए? कौन कौन महाशक्तियाँ? एक तो सोवियत संघ और दूसरा कौन है? अमेरिका। तो इन्होंने किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किया? पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरा है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इन तीनों पर इन्होंने क्या किए? संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।